मधुबनी पेंटिंग। इसे मिथिला पेंटिंग, मिथिला कला या मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यह कला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो प्रमुख रूप से उत्तर बिहार यानी मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है तथा साथ ही यह चित्रकारी नेपाल में भी की जाती है तथा यह बिहार के मधुबनी जिले की एक स्थानीय कला है और इसी कारण इसे मधुबनी या मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग की शुरुआत रामायण काल से हुई है। कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के अवसर पर गांव की औरतों से घरों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग करवाया था, जिसमें मिथिला नगरी की अनोखी संस्कृति को दर्शाया गया था। मधुबनी पेंटिंग अधिकांशतः लोक कथाओं पर आधारित होती है। इसमें रामायण, शिव पार्वती तथा राधा कृष्ण की मन भावन लीलाओं का चित्रण किया जाता है तथा साथ ही साथ इस पेंटिंग में मछली, तुलसी, मोर, वर और कोनिया यानी दूल्हा दुल्हन तथा केले के पेड़ तथा सूर्य चंद्रमा इत्यादि का चित्रण भी अत्यंत लोकप्रिय है और इसीलिए इसे प्राकृतिक कला भी कहा जाता है। इस पेंटिंग को बनाने का तरीका भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। मिथिला पेंटिंग में अधिकांशतः चटक रंगों का प्रयोग होता है, जिसे अलग अलग रंगों के फूलों तथा उनकी पत्तियों को पीसकर दूध और बबूल के पेड़ की गोंद में घोलकर तैयार किया जाता है। शुरुआती दौर में मधुबनी पेंटिंग दो प्रकार की बनाई जाती थी। भित्ति पेंटिंग जो घरों की दीवारों पर बनाई जाती थी और दूसरा अरिपन जो घरों के आंगन में रंगोली की तरह बनाई जाती थी। परंतु अपनी लोकप्रियता के कारण यह पेंटिंग दीवारों के साथ साथ कैनवास पेपर, कपड़े तथा मास्क इत्यादि पर भी बनाया जाने लगा है। इसे बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों तथा बांस की कलम और माचिस की तिल्ली का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इसे बनाने के लिए कई प्रकार के पेंट तथा ब्रशों का उपयोग होने लगा है। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग की 5 प्रमुख शैलियां हैं: भरनी, कचनी, कलमकारी। जैसा इसका नाम है, कलमकारी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है। कलम जिसका मतलब होता है पेन और कारी जिसका मतलब होता है क्राफ्ट्समैनशिप। अगर हम इसको जोड़ें तो इसका मतलब होता है कलम द्वारा की गई कारीगरी। कलमकारी का इतिहास बहुत ही पुराना है। लगभग 13वीं सेंचुरी के आसपास कलमकारी का जन्म हुआ और इसे दुनिया से रूबरू करवाने का श्रेय आंध्र प्रदेश के चित्रकाठी जाति के लोगों को जाता है। इस जाति के लोगों का मुख्य काम नाटक द्वारा गांव-गांव में जाकर महाभारत, रामायण या हिंदू देवी देवताओं की कहानियों से लोगों को अवगत करवाना होता था। इनकी टोली में संगीतकारों से लेकर चित्रकारों तक सभी प्रकार के कलाकार हुआ करते थे। अपने काम में एक नए परिवर्तन के रूप में इन्होंने एक नए प्रकार की शैली का प्रयोग शुरू किया। नाटक के स्थान को और मनोरंजन बनाने के लिए वहां बड़े से कपड़ों पर अपनी कहानियों को चित्र के रूप में बनाना शुरू किया। हिंदू देवी देवताओं के ये चित्र कपड़ों पर इतनी बारीकी और खूबसूरती से बनाए जाते थे कि सालों बाद आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा सल्तनत ने इसको अपनाकर बहुत बढ़ावा दिया। मंदिरों में भी इन चित्रकारों द्वारा चित्रों में दर्शाई गई कहानियों का प्रयोग होने लगा और फिर ब्रिटिश राज के बाद ये कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। कलमकारी में यूज होने वाले रंग फूलों से, बीज से और अलग अलग टाइप के पौधों के छाल से बनाए जाते थे। जैसे कि पीले रंग के लिए अनार की छिलकी का यूज किया जाता है, लाल रंग मैडर रूट से बनाया जाता है और नीला रंग नील के पेड़ से बनाया जाता है और गुड़, पानी और लोहे के स्क्रैप्स को मिलाकर काला रंग बनाया जाता है जो आउटलाइंस के लिए यूज किया जाता है। नीला और पीला रंग मिलाकर हरा रंग बनाया जाता है।
ये रंग आज भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं और कलमकारी में आर्टिफिशियल रंगों का यूज नहीं किया जाता है। कलमकारी का एक कपड़ा 23 स्टेप्स में रेडी होता है। कलमकारी के लिए यूज होने वाले कॉटन फैब्रिक को सबसे पहले गाय के गोबर और ब्लीच के सॉल्यूशन में डालकर कुछ घंटों तक रखा जाता है, जिससे फैब्रिक को एक समान ऑफ वाइट कलर मिल जाता है। इसके बाद कॉटन फैब्रिक को भैंस के दूध और हरड़ के पाउडर के मिश्रण में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस से कपड़े पर पेंटिंग के दौरान रंग फैलता नहीं है। इसके बाद भैंस की दूध की गंध को हटाने के लिए कपड़े को बहते पानी से धोया जाता है। इसी तरह कपड़े को 20 बार धोया और धूप में सुखाया जाता है। एक बार जब कपड़ा पेंटिंग के लिए तैयार हो जाता है तो कलाकार कपड़े पर मोटिव्स एंड डिजाइन को स्केच करते हैं। इसके बाद कलमकारी चित्रों में रंग भरने के लिए नेचुरल सोर्सेज का यूज करके रंग तैयार किया जाता है। कलमकारी में 2 प्रकार के कलम का यूज किया जाता है। डिजाइन की आउटलाइन के लिए इमली के पेड़ की टहनी से कलम बनाई जाती है और डिजाइन में रंग भरने के लिए बैम्बू की लकड़ी को कलम की तरह नुकीला बनाया जाता है। इस कलम पर एक कॉटन के कपड़े को बांधकर उसमें रंग भरा जाता है। इस कपड़े की मोटी परत जब ये रंग सोख लेती है तो कलमकार इससे कपड़े पर रंग भरना शुरू करते हैं। रंग की आवश्यकता अनुसार वो इस कपड़े की मोटी परत को दबाते हैं, जिससे रंग निकलकर कलम की नोक से होते हुए कपड़े पर लग जाता है। ये एक बहुत ही बारीकी का काम है और सिर्फ ट्रेन कारीगर ही ये काम अच्छे से कर सकते हैं। रंग करने के बाद कपड़े को रनिंग वाटर में अच्छे से धोया जाता है। इसके लिए कलाकार आसपास के नदियों का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े को रनिंग वाटर में धोने के बाद इसे एलम वाटर में बॉईल किया जाता है। इससे कपड़े को मजबूती और कलर को गाढ़ापन मिलता है। इसके बाद बारी आती है सन ट्रीटमेंट की। इसके लिए कपड़े को पानी से बाहर निकालकर धूप में कुछ दिनों तक सुखाया जाता है। इस तरह से 40 to 45 डेज की मेहनत और प्रयासों के बाद तैयार होती है कलमकारी। इंडिया में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कलमकारी प्रसिद्ध है, मछलीपट्टनम और श्रीकालाहस्ती। मछलीपट्टनम कलमकारी में मुख्य डिज़ाइन ब्लॉक प्रिंटिंग के टेक्निक से बनाए जाते हैं और इसमें बारीक डिज़ाइन के लिए कलम का यूज़ किया जाता है। श्रीकालाहस्ती में धार्मिक कहानियों और कथाओं से इंस्पायर होकर ही डिज़ाइन बनाई जाती है और इसमें ज़्यादातर डिज़ाइन बिना ब्लॉक के इस्तेमाल के हाथों द्वारा ही पेंट किए जाते हैं। भारत की ये खूबसूरत आर्ट भारत की परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी है, जो भारत की कल्चर को और भी रिच बनाती है। हमें इस कला के पीछे छिपे कलाकार ये है गोंड पेंटिंग, मध्य प्रदेश की आदिवासी कला। डॉट्स और लाइनों से बने चित्र प्रकृति और जानवरों को दर्शाते हैं। क्या आपने कभी सुनी है कपड़े पर बनी कहानी? राजस्थान में इसे कहते हैं फड़। क्या आपने कभी सुनी है कपड़े पर बनी कहानी? राजस्थान में इसे कहते हैं फड़। एक लंबा कपड़ा जिस पर रंग बिरंगे चित्रों में किसी देवता या वीर की पूरी कहानी बनी होती है। रात को भोपे इसे खोलते हैं, गीत गाते हैं और उंगली से चित्र दिखाकर कहानी सुनाते हैं। सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की होती है, जिसे जंतर वाद्य के साथ गाया जाता है, और सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है, जिसमें रावण हत्था की मधुर धुन पर कथा सुनाई जाती है। इस कला को सदियों से भीलवाड़ा का जोशी परिवार संजो रहा है और लाडू लाल जी शर्मा जैसे कलाकारों ने इसे दुनिया भर में पहचान दी। तंजावुर पेंटिंग तमिलनाडु की प्रसिद्ध कला। इसमें लकड़ी पर सोने की पत्तियों से देवी देवताओं की छवियां सजाई जाती हैं। ये है चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग, तेलंगाना की कला। इसमें कहानियों को एक लंबे कपड़े के स्क्रोल पर चित्रकथा की तरह दिखाया जाता है। ये है कलमकारी पेंटिंग, आंध्र प्रदेश की कला। कपड़े पर कलम से प्राकृतिक रंगों से देवी देवताओं की कथाएं बनती हैं। ये है फड़ पेंटिंग, राजस्थान की लोक कला। इसमें लंबे कपड़े के स्क्रोल पर देवताओं की कहानियां बनाई जाती हैं। ये है मधुबनी पेंटिंग, बिहार के मिथिला क्षेत्र की कला। प्राकृतिक रंगों से बनी, ये 2016 में यूनेस्को सूची में शामिल हुई थी। ये है कलमकारी कला, जहाँ कपड़े पर कलम से चित्र बनाए जाते हैं। इसकी 2 शैलियाँ हैं, श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम। ये है वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र की आदिवासी कला। वर्ली जनजाति मिट्टी की दीवारों पर सफेद आकृतियाँ बनाती है। ये है फड़ पेंटिंग, राजस्थान की लंबी स्क्रॉल कला।
भोपे इसमें देव नारायण और बाबूजी की कथाएं सुनाते हैं। बताइए, पट्टचित्र कला